स्वागत है आप सभी का यूपी 9 बजे में और 9 बजे खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आगे बढ़ेंगे। रामपुर से खबर है जहां नेशनल हाईवे 24 पर रोडवेज की बस और एक पिकअप के बीच में आमने सामने की सीधी टक्कर हुई है। इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि गाड़ी के परखच्चे ही उड़ गए। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें सुबह सुबह हादसे की तस्वीरें हैं जिसमें एक बस की और साथ में एक पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर हुई है और बस पलट गई है, जबकि जो पिकअप वैन थी उसके परखच्चे उड़ गए। वहीं कुशीनगर के कसाड़ा चौक पर रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद बस एक दुकान में पलट घुस गई और हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स की जान चलेगी, जबकि बस में जो आधा दर्जन लोग सवार थे वो घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये बस देवरिया से पडरौना जा रही थी। उधर फैजाबाद के लालई गांव में एक निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र का लेंटर गिर गया, जिसमें 2 मजदूर जख्मी हो गए हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। घटना की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उधर बुलंदशहर में मवेशी तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश मुन्नन को गोली लगी है, जो जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है आरोपी गौकशी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। पुलिस ने मौके से एक मवेशी, हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाश मुन्नन पर कुल 17 मामले पहले से दर्ज हैं। हमीरपुर में होली को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से अपील की कि इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और साथ में भरोसा भी दिलाया कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने नहीं दी जाएगी। तो पूरा प्रशासनिक अमला लोगों में विश्वास जगाने के लिए सड़कों पर निकला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला अवसर है जब वो रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। हालांकि इससे पहले जहां शिव सैनिक स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, वहीं संत समाज और हिंदू महासभा ने कह दिया है कि वो इस दौरे का विरोध करेंगे। महाराष्ट्र से शिव सैनिकों की ट्रेन जैसे ही अयोध्या पहुंची तो रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन पर शिव सैनिकों का फूलों और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत हुआ। करीब 2000 शिव सैनिकों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और विधायक भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का स्वागत करेंगे। मुंबई से चलकर अयोध्या में पहुंचे हैं राम भक्त शिव सैनिक और ये जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में पालघर से यहाँ पे महाराष्ट्र से मुंबई से वाड़ा से सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। हमारा नारा है जय भारत। दोपहर 2 बजे उद्धव पंचशील होटल में पत्रकारों से मुखातिब होंगे। शाम करीब 4:30 बजे उद्धव परिवार समेत रामलला के दर्शन करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से उद्धव ठाकरे का सरयू आरती का सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उद्धव के दौरे का संत समाज के साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी विरोध कर रही है। हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है कि उद्धव को होटल में बंधक बनाएंगे और काले झंडे दिखाएंगे, जिससे जिला प्रशासन भी सतर्क है। ये लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ उद्धव के सरकार बनाने से नाराज हैं। विरोध का जो कारण है, इन्होंने ये हिंदुत्व के मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं। जो कांग्रेस और एनसीपी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि राम एक काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं। उन्हीं पार्टियों की सत्ता के लिए इन्होंने समर्थन लेके आज कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए मेरा इनसे विरोध है। इससे पहले उद्धव ठाकरे 24 नवंबर 2018 को अयोध्या आए थे। अयोध्या से केबी शुक्ला के साथ निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। तो जहां स्वागत करने के लिए शिव सैनिक महाराष्ट्र से पहले यहां पहुंच चुके हुए, विरोध की तैयारियां भी पूरी हैं। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। तो बताइए जरा, उद्धव ठाकरे के इस दौरे को लेकर क्या कुछ हलचल यहां देख रहे हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि उद्धव ठाकरे लगभग 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे ये प्रेस से मुखातिब होंगे। 4:30 बजे रामलला का दर्शन करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी होंगे। इससे पहले जो लगभग 2000
शिव सैनिक यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके मंत्री पहुंच चुके हैं, उनके विधायक पहुंच चुके हैं, सभी लोग दर्शन करेंगे। एक बात तो बता दें आपको कि हिंदू महासभा ने इनके दौरे का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। जिस होटल में ठहर रहे हैं, पंचशील होटल ठहर रहे हैं, उस होटल को घेरने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, लगभग 8 थानों की पुलिस जो है वहां लगाई गई उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता वहां पहुंच जा सकें। संत समाज के कुछ लोग भी है जो उनके दौरे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाई भाजपा से हटकर, इसलिए यहाँ के संत जो है नाराज हैं। जो इनका पहले जो दौरा हुआ था, 2 दौरे इनके हो चुके हैं, जो रिस्पांस अयोध्या में इनको मिला था वो रिस्पांस इस बार अयोध्या में इनको नहीं मिल रहा है। जो उनकी सरयू आरती का प्रोग्राम था वो भी रद्द हो गया है। बताया जा रहा कि कोरोना वायरस की वजह से भीड़ भाड़ इलाके में जाने से कतरा रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना जो आरती का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया है। हालांकि जिस तरह का दौरा है, जो अयोध्या में रिस्पांस मिलना चाहिए था हिंदुत्ववादी होने का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। उधर बाबरी विध्वंस मामला फैसले की तारीख की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। सभी आरोपियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आज अपने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा समेत 49 लोगों को आज अपने बयान दर्ज कराने हैं। इससे पहले शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की गवाही खत्म हो गई। इस मामले में सीबीआई ने जिन 49 लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक मामले में 294 गवाहों के बयान सीबीआई दर्ज करवा चुकी है। बाबरी विध्वंस केस में 31 मई 2017 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। इस घटना से जुड़े केस नंबर 198 में पुलिस अधिकारी गंगा तिवारी ने 8 लोगों के खिलाफ राम कथा कुंज सभा मंच से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने वाला भाषण देकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवाने का मुकदमा दर्ज कराया था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद वहां एक नया अस्थायी मंदिर बना दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी, वीएचपी, शिवसेना नेताओं और हजारों कार सेवकों पर केस दर्ज किए गए थे। 6 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष काला दिवस तो कार सेवक शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। न्यूज 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए और अब बात करते हैं बदले मौसम की, जिसकी मार से किसान इस वक्त करा रहा है। पूरा नष्ट हो गया, 3-3, 4-4 बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी। ये दर्द झांसी के किसान का है, लेकिन प्रदेश में किसानों के दर्द की दास्तां का अंदाजा खड़ी फसलों के बर्बाद होने से लगाया जा सकता है। किसानों ने लहलहाती फसलों से उम्मीदों का संसार बनाया था, लेकिन सपनों के संसार में ओले पड़ गए और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कल की तारीख में बहुत ज्यादा तूफान, पानी की वर्षा, साथ में ओले भी बरसे हैं। छोटे छोटे बच्चे मरने लायक हो गए, सब 2-2 फसलें नष्ट हो गई। 2 फसलें मतलब 2 उड़द भी, मूंगफली भी, गेहूं पिसी, पूरा नष्ट हो गया। 3-3, 4-4 बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कुदरत के आगे सब बेबस नजर आते हैं। बुंदेलखंड तो अक्सर कुदरत का शिकार हो जाता है और ऐसा दर्द किसानों का हर बार सामने आता है। कभी बारिश, ओलावृष्टि की मार पड़ती है तो कभी पानी की कमी मार डालती है। अरे कहाँ मिलता है साहब, जो है उड़दा मूंग के बहुत से समय तक अभी तक नहीं मिल पाई। सरकार की ऐसी ढील है, कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग मजबूर किसान हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, सरकार कहाँ देती है। सिर्फ ऐसी तस्वीर बुंदेलखंड की नहीं है, बल्कि बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के कई इलाकों में हुई है। शाहजहांपुर में भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की खड़ी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की जिंदगी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जो फसल अब तक खेतों में लहलहा रही थी वो जमीन पर पड़ी हुई है, जिससे अब किसान समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। बाकी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सहारनपुर और लखनऊ से जुड़ चुके हैं। देवेश त्यागी सहारनपुर से जुड़े हैं, राजीव सिंह लखनऊ से जुड़े हैं। तो राजीव, क्या कुछ आकलन हो रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि नुकसान भारी हुआ है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से जो किसानों के सपने हैं उन पर पानी फिर गया है और बड़े स्तर पर किसानों की गेहूं, सरसों, मसूर और आलू जैसी फसलों को एक बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, जिसके मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संज्ञान लेते हुए न सिर्फ प्रभावित जिलों के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल किसानों के हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है, बल्कि इन किसानों को तत्काल आर्थिक मदद भी मुहैया कराए जाने की बात कही है। इस दौरान अगर बात करें तो जो बीते 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, उससे अब तक करीब 2,35,000 किसानों के 1,72,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जो राहत विभाग द्वारा अभी तक अंतरिम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उसके मुताबिक सर्वाधिक नुकसान सोनभद्र, जालौन और सीतापुर जिले में हुआ है। साथ ही साथ अवध क्षेत्र के लखनऊ, सुल्तानपुर जैसे जिलों के साथ ही साथ पूर्वांचल व पश्चिमी यूपी के भी कई जिलों में एक बड़े स्तर पर किसानों का नुकसान हुआ है। सहारनपुर से हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनके इलाके का क्या हाल है। देवेश, तो जरा बताइए, बारिश और उन्होंने यहाँ क्या हाल कर दिया है? प्रीति, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन सहारनपुर में तेज हवाओं के साथ जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों में कहीं ना कहीं मायूसी हुई है, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरसों हो या गेहूं होगी, वो सारी फसलें खेत में चौपट हो गई हैं, वो ऐसी बिछ गई हैं जिसको उठाना बड़ा मुश्किल काम है और किसान इससे बहुत ज़्यादा मायूस हैं। जी प्रीति। जी बिल्कुल, तो यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। शुक्रिया आप दोनों का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब किसान उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि शायद थोड़ी सी उनको कुछ राशि मिल जाए जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें, क्योंकि जो उनके पूरे जिंदगी के खर्चे थे वो इसी खेती पर निर्भर थे। वाकई में ऐसी स्थिति है, सोचिए कि किसी के घर में डाका पड़ जाए, उसके खाने के लिए भी कुछ ना बचे, और यही स्थिति लेकिन कुदरत की मार है, तो ऐसे में कसूरवार किसको ठहराया जाए। फिलहाल आफत बनकर ये बारिश आई है। हरदोई की बात करें तो यहाँ के जनरलपुरा सिकंदरपुर गांव में भारी बारिश और तेज आंधी से एक दीवार ढह गई और इसमें पति पत्नी की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। तो किसानों की फसल भी तबाह हुई और एक घर की खुशियां भी इस बारिश ने छीन ली है। वो मकान बनाने के बाद में दीवार थी, पक्की दीवार के बगल में ये सभी लोग बैठे थे। आंधी और पानी बहुत तेज से आया। जब वो दीवार लौट गई अचानक में, ये लोग दब गए। जब चिल्लाए सभी लोग, तभी सभी लोग गांव से दौड़े हुए, तभी उन्होंने आके निकाला और पत्नी भी खत्म निकली हुई और पति भी खत्म निकले हुए। एक लड़की की चोट लगी हुई है, वो जिला अस्पताल में भर्ती हुई है। अभी कुछ लोग दीवार गिरने से हमारे यहाँ आ गए थे, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इनको शव गृह में रखवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोग, उनको अपने यहाँ भर्ती करके उचित इलाज किया जा रहा है उनका। बाकी जो सामान्य हालत में थे उनको प्राथमिक उपचार करके छुट्टी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे, बात आजम खान की करते हैं। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे 7 मार्च तक सीतापुर जेल में ही रहेंगे। तो आपको बता दें, मंगलवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी पत्नी और बेटी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब इस मामले में आज सुनवाई है। इस दौरान अदालत बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूसरे मामले की सुनवाई भी कर सकता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के शादी के रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री के अलावा कई बड़े नेता भी रिसेप्शन में शामिल हुए। लखनऊ में पान मसाला कारोबारी के कर्मचारी की हत्या लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद के भतीजे साजिद को मुंबई के धारावी से उसके साथी सिकंदर के साथ गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से लूटे गए
43 लाख रुपए भी बरामद हुए। आरोपियों में अंबेडकर नगर निवासी अतीक को गिरफ्तार किया गया है। तो 20 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका मास्टरमाइंड साजिद ही बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीएफ घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले मामले में सीबीआई ने हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। करीब 2200 करोड़ के घोटाले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इस घोटाले में शामिल यूपीपीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी, सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, पूर्व एमडी एपी मिश्रा, डीएचएफएल के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित प्रकाश और एसएमसी के अधिकारी समेत 17 लोग शामिल हैं। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के जुर्म में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल कंपनी के पूर्व एमडी एपी मिश्रा के खिलाफ जांच में ईओडब्ल्यू का आरोप है कि उन्होंने यूपीपीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी और कर्मचारियों ने ट्रस्ट के पूर्व सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता के साथ मिलकर कर्मचारियों की भविष्य निधि के पैसे में घोटाला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें लेकर मालवा थाने चली गई। दरअसल ये लोग नारेबाजी करते हुए फतेहपुर शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से ही चौकन्ना पुलिस ने इनका रास्ता रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया, जिससे एनएसयूआई के कार्यकर्ता नाराज हो गए और पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाने लगे। उन्हें पता करके गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 10:30 बजे गिरफ्तारी हम लोगों को कर ली गई है। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया। तो पर्चा बांटते हुए और नारा लगाते हुए शांति भंग करने के उद्देश्य से शहर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। नौवा बाग तिराहे पर प्रभारी निरीक्षक महिला नमिता सिंह की उनके फोर्स के साथ ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस की माने तो पूरे शहर में धारा 144 लागू है। ये लोग इसका उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने एनएसयूआई को पहले ही आगाह किया था कि शहर के बाहर से ही वो कानपुर की ओर बढ़ जाए, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता जबरन शहर में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। न्यूज़ 18 के लिए फतेहपुर से के चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सीतापुर एसपी ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने घायल पति को लेकर वहां पहुंच गई। जिसके बाद एसपी ऑफिस में तैनात पुलिस वालों ने महिला को रोक लिया और उसके पति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रोके जाने से नाराज महिला रोने लगी और न्याय की गुहार लगाने लगी। महिला का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उसके पति को पीटा है, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 2 सिपाही पकड़ कर उसको लाए। रात को हम कोतवाली आए, उसको फिर पैसा लेकर उसको छोड़ दिया गया और काका हमारी सुनवाई नहीं करी, ना हमारे दर्ज रिपोर्ट करी है। आरोप ये भी है कि पुलिस ने पहले दिखावा करने के लिए कुछ आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन बाद में रुपए लेकर उनको छोड़ दिया। इसी बात की शिकायत करने महिला एसपी ऑफिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे एसपी से मिलने नहीं दिया। इस बारे में हमने एसपी से भी सवाल किया तो उन्होंने न मिलने की बात को नकार दिया और महिला की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो मेरे स्टाफ ने उनको बोला होगा पहले मेडिकल करने के लिए, उनको हॉस्पिटल भेजा होगा क्योंकि वो मरीज को भी लेकर यहाँ आ गए थे। फिर संबंधित थानाध्यक्ष को ये निर्देशित पीआरओ माध्यम से दिया गया था दैट संबंधित चिट्ठी मजरूरी देकर उसके संबंधित मुकदमा लेकर कार्रवाई करने की। फिलहाल एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर लोकल थाने की पुलिस वक्त रहते कार्रवाई कर देती तो बुजुर्ग महिला को एसपी ऑफिस नहीं जाना पड़ता। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18, सीतापुर। और चलिए अब बात होली के रंगों की।